हेलो बच्चों। तो आज हम लोग इंग्लिश में मोमेंट्स बुक में से चैप्टर नंबर 3 शुरू करते हैं, जिसका नाम है ईश्वरन ईश्वरन द स्टोरी टेलर, जिनके राइटर हैं आर के लक्ष्मण हमारे इंडिया के फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर, जिन्होंने छोटी छोटी बहुत सारी कहानियां लिखी और बहुत फनी वे में ये स्टोरीज लिखते थे। एकदम रियल लगे और फनी लगे ऐसी ये स्टोरीज लिखा करते थे आर के लक्ष्मण। और जिनमें से ही एक ये स्टोरी है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इस चैप्टर के मेन दो कैरेक्टर हैं, एक महेंद्र और एक महेंद्र के घर पर एक काम करने वाला कुक, खाना बनाने वाला एक कुक जिसका नाम है ईश्वरन। ठीक है, ये दो मेन कैरेक्टर हैं। अगर पहले महेंद्र की बात करें तो महेंद्र अपने सिटी के एक फैक्ट्री का सुपरवाइजर था, एक कंपनी का वो सुपरवाइजर था। वहाँ पर सुपरवाइजर में इसका वर्क ये होता था कि वो अलग अलग बिल्डिंग के प्लेस पर जाता कि कहीं पर कोई भी जो वर्क होता ना, एक क्या कहते हैं, जो कंस्ट्रक्शन वर्क, इनकी कंपनी अलग अलग कंस्ट्रक्शन करती, अलग अलग जगह बनाती। तो कहीं पर कोई बिल्डिंग बन रही हो, कहीं फैक्ट्री, कहीं कोई ब्रिज बन रही है, कुछ भी चीज़ें होती ना, तो उसका सुपरवाइज करने का काम इस महेंद्र का था। इसका मतलब महेंद्र पूरा दिन यहाँ से वहाँ घूमता रहता था। ठीक है ना, अलग अलग प्लेसेस पर घूमता रहता, हर चीज़ को सुपरवाइज करता रहता था। महेंद्र की शादी नहीं हुई थी और इनकी वजह से जनरली वो हर जगह पर आराम से वो घूमता और जो भी सिचुएशन होती ना, उस सिचुएशन को अच्छी तरह से वो फेस करता था, हर तरह की प्रॉब्लम्स को अच्छी तरह से फेस करता। मतलब महेंद्र एक बहुत ही बहादुर और समझो बहुत ही मेहनती ये इंसान था। और महेंद्र के घर पर काम करने वाला एक पर्सन वो था ईश्वरन, महेंद्र के घर का कुक था जैसे, और पूरे घर को संभालने का काम भी उसी का ही था। उनके घर में ये दो ही लोग रहते थे ना, महेंद्र और उसका ये कुक ईश्वरन। ईश्वरन की अगर बात करें तो ईश्वरन के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर था। जैसे एक पावर वो उसका कुकिंग का था कि उसे कोई भी चीज़ कहो ना, कोई भी चीज़ उसे अगर कही जाए ना, तो वो एक आधे घंटे में भी एकदम अच्छी तरह से, जैसे कहते हैं ना, कोई मैजिकली वे में वो तैयार करके ला देता था। कितनी भी हार्ड चीज़ या कोई भी चीज़ उसे कही जाए ना, तो वो इतनी अच्छी तरह से उसे तैयार करके ला देता कि वो महेंद्र हमेशा खुश रहता। महेंद्र को हमेशा खुशी होती कि यार और कोई नहीं, कि यहाँ सिटी में वो अकेला रहता है और हमेशा हर एक इंसान को खाने पीने की ज़रूर बहुत होती है, तो इसलिए कम से कम खाने की ये नीड ये ईश्वरन जरूर पूरी करता। ठीक है ना, महेंद्र को जब भी कोई भी खाने की इच्छा होती ना, कुछ भी चीज़ खाने की, तो वो ईश्वरन को कहता और ईश्वरन कुछ ही देर में उसके सामने वो चीज़ बनाकर रेडी कर देता। महेंद्र तो उसे कहता है कि भाई उसके पास जरूर कोई जादुई शक्ति है कि वो इतनी अच्छी तरह से और इतनी जल्दी खाना बना लेता है। महेंद्र हमेशा जो है वो रोज सुबह ईश्वरन के हाथ का खाना खाकर वो फूड उसे देता और वो खाना खाकर वो पूरा दिन काम पे चला जाता और सीधा शाम को आता। और इस पूरे दिन में ये ईश्वरन अकेला घर पे रहकर घर की केयर करता। सबसे पहले वो घर की डस्टिंग वगैरह करता, फिर कपड़े वगैरह धो लेता, फिर जो है वो क्या कहते हैं कि भाई खुद स्नान स्नान वगैरह करके और प्रेयर वगैरह करने लगता। फिर दिन का खाना बनाता खुद के लिए और फिर खाना वगैरह खाकर डे टाइमिंग में दिन को थोड़ा सा कैसे रेस्ट करने के लिए, थोड़ा सा आराम करने के लिए वो बैठता। ईश्वरन दिन को बैठता और इस आराम करते वक्त वो कोई ना कोई तमिल बुक पढ़ता, तमिल स्टोरी बुक पढ़ता। हाँ, ईश्वरन को ये एक दूसरी आदत थी कि उसे बुक पढ़ने की बहुत अच्छी आदत थी। डे टाइमिंग में खाना खाकर जब भी वो फ्री होता ना, तो कोई ना कोई बुक लेकर बैठता तमिल की, और वो भी कोई स्टोरी। और दूसरा, ये स्टोरी जो भी पढ़ता ना और फिर उस स्टोरी को बताना, ये उसकी एक अलग आर्ट थी। जो चैप्टर का नाम है ना, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन कोई भी बात पढ़ता तो उसे समझाता या उसे बताने की उसकी आर्ट, उसकी कला वो सबसे अलग थी। ईश्वरन वो जिस तरह से कहानियां सुनाता ना, तो सामने वाला बस सुनता ही रह जाए और सामने वाले को ऐसे लगता कि जैसे वो रियली रियली कोई कहानी देख रहा है। इतनी अच्छी तरह से वो कहानी सुनाता था। ईश्वरन स्टोरी की छोटी छोटी डिटेल भी इतनी अच्छी तरह से वो समझाता, इतनी अच्छी तरह से छोटी छोटी बातें भी समझाता और इतनी सीक्रेटली समझाता स्टेप बाय स्टेप कि सामने वाला बस सुनता ही रह जाए, कि सामने वाला वहां से हिले भी नहीं, चुपचाप सुनता रहे और उसे सच में जो है वो ये रियल लगने लगे, ऐसी बातें वो कह देता।
भले फिर वो इमेजिनरी भले स्टोरी भी होती ना, तो भी सामने वाले को लगता कि नहीं नहीं ये तो सच में रियल हुआ होगा। और कोई भी एंड जब वो सुना था ना, तो वो एंड इतना जो है वो ग्रेट करके वो सुना था कि सामने वाला फिर से बस उसे सुनता ही रह जाए। और महेंद्र को ये भी बात बहुत पसंद थी। महेंद्र हमेशा यही करता कि उसके घर पर इवन टीवी तक नहीं थी, उसे टीवी देखने का शौक ही नहीं था। महेंद्र काम से शाम को आता ना घर पे, तो घर पे खाना वगैरह खाकर वो ईश्वरन को अपने पास बिठा देता और ईश्वरन को कहता कि तुम अब कोई कहानी सुनाओ। और ईश्वरन खुद जो है वो इतनी अच्छी तरह से कहानी सुनाता कि महेंद्र को और कोई एंटरटेनमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए ये ईश्वरन ही बहुत कुछ था। ठीक है ना, उसकी स्टोरी सुनाने की जो आर्ट थी, जो स्टाइल थी, वो महेंद्र को बहुत पसंद आती थी। अब जैसे एक दिन जो है वो महेंद्र बहुत खुश था कि वो उसके पास आया और उसने कहा कि भाई चलो अब जो है वो कोई स्टोरी सुनाओ। तो ईश्वरन ने उसे एक स्टोरी सुनाई, एक हाथी की स्टोरी सुनाई, एलिफेंट की। कि उसने एक एलिफेंट की स्टोरी सुनाई। अब ईश्वरन, ये तो ईश्वरन की स्टाइल है ना कहानी सुनाने की। तो वो इतनी अच्छी तरह से ये कहानी सुना रहा था कि भाई कोई एक हाथी था। वो हाथी जो है वो अ, अपने अपने केज में से, अपने पिंजरे में से वो वहां से बाहर निकल गया, एक जंगली हाथी। और यहाँ वहां वो घूमने लगा, पिंजरे से बाहर निकल कर यहाँ वहां घूमने लगा और हर चीज को वो डिस्ट्रॉय करने लगा, तोड़ फोड़ करने लगा वो हाथी। कि उसने यहाँ वहाँ के जो है वो पेड़ तोड़ दिए, पूरे के पूरे जो है वो खेत उसने खराब कर दिए। ठीक है, और इतनी अच्छी तरह से ईश्वरन ये छोटी छोटी बातें समझाता कि हाथी अब यहाँ गया, अब उसने ऐसा किया, अपने उसने वैसा किया। और ये समझाते हुए ईश्वरन एक जगह बैठता भी नहीं। वो क्या करता कि पूरे रूम में उछल कूद करता कि देखो अब ये यहाँ पे ऐसा हुआ था, यहाँ पे फिर वैसा हुआ था। एक जगह बिना बैठे बस यहाँ वहाँ उछल कूद करते हुए ये ईश्वरन अपनी स्टोरी बताता था। तो इसकी वजह से महेंद्र बस उसे सुनता ही रहता। उसने वो बताया कि वो हाथी जो है वो यहाँ वहाँ दौड़कर सब चीज़ें खराब कर रहा था। और फिर दौड़ते दौड़ते वो पहुंच गया एक विलेज में। हाथी जो है वो विलेज में पहुंच गया और सब लोग यहाँ वहाँ भागने लगे उस जंगली हाथी को देखकर। उस हाथी ने फ्रूट्स की पूरी शॉप तोड़ दी, फ्रूट्स की पूरी शॉप तोड़ दी। सब यहाँ वहाँ भागने लगे और जो है वो यहाँ वहाँ नुकसान पहुंचाते हुए हाथी आखिरकार पहुंच गया स्कूल में। कहाँ पहुंचा? स्कूल में पहुंचा। आप इमेजिन करो कि ईश्वरन ये सब कहानी बता रहा है, सिर्फ अपने मन की कहानी है, कोई रियल नहीं है, लेकिन अपने मन की कहानी वो बताता है। और इतनी अच्छी तरह से वो बताता था कि भाई यहाँ वहाँ उछलते कूदते वो बताता कि वो महेंद्र को लगता कि हाँ रियल में ये सब हो रहा है, रियल में ये सब जो है वो होता होगा। उसने वो बताया कि वो हाथी आखिरकार घूमते फिरते स्कूल में पहुंचा। और स्कूल में पहुंचा ना, तो सब जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ वहाँ भागने लगे। तब ये ईश्वरन कह रहा था कि उस वक्त मैं भी एक छोटी क्लास में था। ठीक है ना, उस वक्त मैं भी छोटी क्लास में था, तब मैं भी छोटा था और उसी स्कूल में पढ़ता था जब वो हाथी वहां पे पहुंचा। अब देखा, ये ईश्वरन की कहानी बताने का एक तरीका था कि उसने कहानी में खुद को भी ऐड कर लिया। वो तो ऐसे ही हाथी की कोई कहानी सुना रहा था, लेकिन उस हाथी की कहानी में उसने खुद को भी ऐड कर लिया। कैसे ऐड किया? तो भाई जो हाथी जिस स्कूल में पहुंचा ना, उस स्कूल में मैं पढ़ता था, मैं छोटा था ना तब वहां पढ़ता था जब हाथी आया था। तो बताओ अब उसने आगे क्या, कि भाई वहां पर ये बताया कि वो खुद भी उसी स्कूल में था कि स्कूल के सब बच्चे यहाँ वहाँ भागने लगे, सब टेरेस पे भाग गए, कोई कहाँ भाग गया। और उस वक्त जब सबने देखा ना कि अब कोई भी उस हाथी को बचा नहीं पा रहा है या हाथी को जो है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तब फिर मैं जो है वो उस हाथी को कंट्रोल करने के लिए अकेला गया। अब ईश्वरन अपनी कहानी बता रहा है तो वो तो अपनी स्टाइल से ही बताएगा ना। तो अपनी स्टाइल से खुद को ही जैसे वो उसने कहानी का हीरो बना लिया कि अब हाथी को कोई भी संभाल नहीं पा रहा था ना, तो मैं एक लकड़ी लेकर, एक स्टिक लेकर, जो टीचर की स्टिक आती है, कि वो टीचर की स्टिक लेकर मैं उसके पास पहुंच गया, हाथी के सामने पहुंच गया। बरोबर। अब उसने ये स्टोरी सुनाई ना, तो वो महेंद्र भी एकदम शॉकली उसे वो सुनता ही रहा कि जैसे हाँ सच में ये ईश्वरन जो है वो उस हाथी के पास गया होगा जब ईश्वरन छोटा था तब। ईश्वरन ने बताया कि हाथी बिल्कुल जो है वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। कि हाथी ने जो है वो मुझे देखकर जोर से चिंगाड़ मारी, जोर से आवाज की, अपना पैर पटका जोर से। लेकिन मैं बिल्कुल भी नहीं डरा। मैं जो है वो हाथी के सामने एकदम एकदम क्या कहते फर्मली खड़ा रहा।
ये ईश्वरन बता रहा था कि मैं हाथी के सामने बिल्कुल भी नहीं डरा, कि निडर होकर मैं वहां पे खड़ा रहा हाथ में लकड़ी लेकर। अब ईश्वरन की एक दूसरी भी स्टाइल थी कि वो जब एंड पार्ट आता ना, अब जैसे आखिरी में अब क्या हुआ कि ईश्वरन ने हाथी को कैसे बचाया या क्या किया, जब भी ऐसा एंड पार्ट आता ना तो ईश्वरन क्या करता पता है कि उस चीज को सस्पेंस में छोड़ देता, उसको सस्पेंस में छोड़ देता कि सामने वाला जो है वो बस सुनता ही रह जाए या फिर जो है कैसे सस्पेंस में रह जाए। अब उसने यहाँ तक की बात बताई, सुनना ध्यान से, कि ईश्वरन ने यहाँ तक की बात बताई कि वो हाथी बिल्कुल मेरे सामने आ गया लेकिन मैं बिना डरे उसके सामने खड़ा रहा। अब इतना बताकर ईश्वरन वहां से चला गया। ईश्वरन सडनली अब महेंद्र को कहता है कि रुको रुको, कि भाई मेरा जो है वो खाना तैयार हो गया, रुको चलो मैं पहले किचन में खाना देख कर आता हूँ। और वहां वो किचन में चला गया। अब इतनी अच्छी स्टोरी सुनाकर जिसमें एंड खाली बाकी था, ईश्वरन वहां से निकल जाता है। ठीक है, वो तो वो महेंद्र तो वहां पे और एक्साइटेड हो जाए ना कि यार वो तो आधी सी एक तो स्टोरी सुनाई है, पता नहीं एंड में क्या हुआ होगा, पता नहीं एंड में क्या होगा, बरोबर ना। तो अब देखा ना कि ये ईश्वरन की स्टाइल थी कि वो एंडिंग हमेशा इसी तरह से सुनाता था कि सामने वाला वो हमेशा सस्पेंस में रहे, सामने वाला और ज्यादा एक्साइटेड हो जाए, ऐसे वो कहानी सुनाता। उसने जानबूझकर वो कहानी आधे में एंडिंग आधे में छोड़कर और किचन में चला गया। जब किचन से वापस आया ना, जब किचन से वापस आया तो महेंद्र ने उससे कहा कि चलो भाई अब कहानी पहले पूरी करो, कि भाई हाथी तुम्हारे सामने आया था तो तुमने क्या किया, है ना भाई, तुमने क्या किया उसमें। तो तब उस वक्त पता नहीं कि वो ईश्वरन की एक कहानी बताने का स्टाइल कि वो एंड में एकदम स्लो हो गया, एकदम स्लो हो गया। उसने सीधा ही जो है वो उस महेंद्र को खाली इतना ही कहा कि भाई एंड में और क्या, कि मैंने जो है वो उस हाथी के नाखून के ऊपर, हाथी के नाखून के पैर के नाखून के ऊपर जोर से एक लकड़ी मारी और वो हाथी जो है वो वहां दर्द के मारे छटपटाकर वहीं गिर गया। ठीक है ना, हाथी जो है वो वहीं गिर गया। बस ये स्टोरी पूरी। तो महेंद्र एकदम शॉक हो गया कि अरे ऐसे कैसे, इतनी एक्साइटेड करके इतनी बड़ी स्टोरी सुनाई कि ये हाथी यहाँ आया था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, मैं हाथी के सामने खड़ा था, और फिर एंड कैसा कि बस तुमने जो है वो हाथी के पैर के नाखून के ऊपर लकड़ी मारी और वो खत्म हो गया। ऐसे कैसे, कि भाई तुमने ये सब चीजें कैसे सीखी। उसने जो है वो पूछा, महेंद्र ने पूछा ना कि तुमने कहाँ से जो है वो ये सीखा कि हाथी के पैर के नाखून पे मारते हैं। ठीक है, तो उसे ईश्वरन ने बताया कि हाँ भाई मैंने ये सीखा हुआ है। उसने फिर बताया जी मैंने सीखा हुआ है। ईश्वरन बोल रहा था कि मैंने ये जापानीज कराटे से सीखा हुआ है, जापानीज आर्ट कराटे से, या तो जू जू जित्सु से सीखा हुआ है। जू जित्सु एक जापानीज आर्ट आती है कराटे की, कि मैंने वहां से सीखा हुआ है। कि मैंने हाथी के पैर के नाखून पे जैसे ही मैंने मारा तो वो छटपटाते हुए नीचे गिर गया। और उसके बाद तो वहां पे डॉक्टर्स आ गए और जो हाथी का मालिक था वो भी वहां पे आ गया और वो हाथी को लेकर चला गया। तो ईश्वरन ने अपनी स्टोरी का एंडिंग ऐसे कर दिया, और यही उसकी स्टाइल थी कि वो हमेशा स्टोरी में या तो खुद को हीरो बना देता या तो एंडिंग तक पहुंच पहुंच कर सामने वाले को एकदम एक्साइट करके फिर उसका एंड इस तरह से कंप्लीट कर देता। ठीक है ना, कि सामने वाला बस वो सोचता समझता ही रह जाए। अब उसने ईश्वरन ने भले ही उसने कोई जापानीज आर्ट नहीं सीखी है, उसने भले ही कोई तरह का कराटे नहीं सीखा है, लेकिन उसे बुक पढ़ने की आदत थी ना, तो उसने बुक में ये सब नाम पढ़े हुए थे। उसने बुक में ये सब चीजों के बारे में खाली पढ़ा हुआ था, और इसकी वजह से वो बस अपनी कहानी में ये सब बातें ऐड कर देता था। कहानी में उसने खुद को हीरो बना दिया कि भाई मैंने हाथी को मार दिया। ठीक है ना, मैंने ये जापानीज आर्ट सीखी है कि मैंने तो बचपन में ही हाथी को मारा था। तो ऐसे उसने खुद को ही उस कहानी का हीरो बना दिया फिर। अब दूसरा एक किस्सा वो बताते हैं कि एक दिन महेंद्र शाम को जब ऑफिस से घर पर लौटा, वो काम से वो फिर से घर पर आया, तो वो आज बहुत खुश था। उसने जो है वो ईश्वरन को भी कहा कि आज कुछ अच्छा खाने में बनाओ, कुछ मीठा वीठा भी बनाओ, कि आज अच्छी तरह से खाना खाएंगे। कोई चीज की वजह से वो बहुत खुश होगा। और उसने ईश्वरन को कहा तो ईश्वरन तो वैसे भी कुकिंग में जो है वो एक्सपर्ट था, उसने जल्दी से जो है वो उसके लिए बढ़िया सा खाना बना दिया। और खाना बनाते वक्त, खाना खाते खाते महेंद्र ने ईश्वरन को कहा कि चलो जो है वो कोई कहानी वगैरह सुनाओ, जैसे वो हमेशा कहता था वैसे ही, कि चलो कोई कहानी सुनाओ। तब ईश्वरन ने आज उससे कहा कि चलो कोई जो है वो हॉरर स्टोरी, कोई भूत की कहानी, कोई भूत की बात आप लोग सुनोगे। अब महेंद्र महेंद्र मनी मन भले ही जो है वो भूत से थोड़ा डरता था,
लेकिन महेंद्र जो है वो यही कहता कि भाई भूत जैसी कोई चीजें होती नहीं है, ये सब चीजें जो है वो फालतू है। कहता है ना कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, भाई हमें पता है ऐसी चीजें कुछ भी नहीं होती, भाई ये फालतू चीजें बंद करो। भाई तुम्हें अगर कहानी सुनानी है तो भले कहानी सुनाओ, मैं कोई इससे डरता नहीं हूँ। ठीक है ना, महेंद्र ने ऐसे कह दिया। और इससे कहने पर वो ईश्वरन ने भूत की कहानी बताना शुरू की। अब ईश्वरन ने कहानी बताना शुरू की तो आपको पता ही है कि ईश्वरन की स्टाइल कैसी। वो कहानी बताता तो इतनी डिटेल में, इतनी छोटी छोटी बातें भी वो बड़ा चढ़ा कर बताता था कि जैसे वो कोई मूवी में नहीं दिखाते, एक एक सीन जैसे धीरे 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 बताते हैं कि भले कुछ भी ना हो फिर भी डर लगता है। मूवीज में जैसे दिखाते हैं ना कि कुछ भी ना हो फिर भी एक तरह का डर लगता है कि आज कहीं ये सच तो नहीं है। और वैसे ही डिटेल में ये बातें करता था ईश्वरन, ये बात बताता था कि ना हो ना तो भी डर लगे। उसने उसने महेंद्र को ये कहानी बताना शुरू शुरू की। और वो कहानी भी कैसे कि उसमें वो खुद को जोड़ देता, अपनी जो है वो आसपास की रियल चीज़ों को जोड़ देता, भले सच ना होती ना तो भी वो उसमें ऐड कर देता कि जिससे सामने वाले को ये बात रियल लगे। तो ईश्वरन ने ये कहा कि देखो, अपने अपने ही बॉस ये महेंद्र को कहा कि देखो आप जो फैक्ट्री में काम करते हो ना, आप जो कंपनी में काम करते हो ना, वो कंपनी के जगह पर पहले एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था। जहाँ पे आपकी फैक्ट्री पूरी बनी हुई है, भाई वहाँ पर पहले कब्रिस्तान था कि लोग पहले वहाँ पर आने जाने से डरते थे कि भाई, लेकिन मैं कभी नहीं डरता था। वो ईश्वरन कैसा स्टोरी बताता, स्टोरी में हमेशा खुद को ही हीरो बनाता। वो कहता था कि देखो आपके जहाँ पर फैक्ट्री है उसकी प्लेस पर पहले कब्रिस्तान था, लोग वहाँ आने जाने से डरते थे, लेकिन मैं कभी नहीं डरता कि भाई मैं तो बहुत बहादुर हूँ, मैं कभी उस वहाँ पर डरता नहीं। मैं भाई एक बार उस रास्ते पर गया था तो वहीं पर ही मैंने एक एक ह्यूमन स्कल देखा था, कैसे इंसान की खोपड़ी। तो इंसान की खोपड़ी वहाँ मैंने पड़ी हुई देखी थी। और मैंने कुछ भूत भी वहाँ पर देखे थे। भाई मैंने जो है वो एक बार वहां पे देखा था कि एक लेडी घोस्ट, ठीक है ना, एक लेडी भूत जो है वो उसके सामने आ गई, ईश्वरन के सामने आ गई। वो कह रहा था कि उसके बाल जो है वो ये एकदम बिखरे हुए थे, उसका फेस एकदम ड्राई था, एकदम अगली वो दिखाई दे रही थी भूत की तरह। और उसके हाथ में एक बड़ा सा फोर्टस था। फोर्टस मतलब कुल्हाड़ी जैसा जो है वो आता है भाई किसी को मारने के लिए, उसके हाथ में वो था। ठीक है, और वो जो है वो मेरे सामने आ गई। अब वो ये सब चीजें आप इमेजिन करो ना कि ईश्वरन ने कितनी डिटेल में उसे बताई होगी कि वो वहाँ वहाँ पर उस कब्रिस्तान के पास से जा रहा है और एक भूत उसके सामने आ गया, ऐसे दिखता था, ये कर रहा था। अब इतनी डिटेल में उसने महेंद्र को ये स्टोरी सुनाई कि वो महेंद्र कह रहा था ना कि कोई भूत भूत जैसी चीजें नहीं होती, मैं कोई नहीं डरता, वो भी डरने लगा। वो महेंद्र भी इस बात से डरने लगा। उसे भी जो है वो एक जगह पर जैसे सच में डर डर लग गया। उसने उसी वक्त ईश्वरन को कह दिया कि बस बस जो है वो आगे अब मत सुनाओ, चुप करो तुम। ठीक है, वो ईश्वरन तो अभी कहानी सुना रहा था ना कि उसने उस महिला को देखा था, उस लेडी को देखा कि वो हाथ में जो है वो फोर्टस लेके खड़ी थी। अब ये सब सुनकर महेंद्र डर गया, उसने उसी वक्त रोक दिया कि चलो तुम जो है वो चुप करो, कि भाई तुम सच में पागल हो, जाकर जो है वो कोई डॉक्टर से अपना इलाज करवाओ। ऐसी भूत वूत जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है कि भाई जो है वो फिर क्या कहते हैं कि तुम सिर्फ जो है वो ऐसे ही बातें कर रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता। कि जाओ चलो, मुझे जो है वो आज कोई कहानी नहीं सुननी। महेंद्र ने मना कर दिया कि मुझे कोई कहानी नहीं सुननी। वो जो आज ऑफिस से घर पर एकदम अच्छे मूड में आया था कि चलो आज कुछ अच्छा अच्छा खाना बनाओ और जो है वो कोई अच्छी कहानी सुनाओ, लेकिन ईश्वरन ने उसे ये भूत की कहानी सुना दी तो उसका पूरा मूड बिगड़ गया। उसने जो खाना बनवाया था इतना अच्छा, वो खाना भी आधे में ही छोड़कर वो महेंद्र सोने के लिए चला गया। वो सोने तो गया, लेकिन आज उसे नींद भी कहाँ आने वाली थी। उसने भूत की ऐसी कहानी सुनी थी, एक तो आधी सुनी, और वो भी ऐसी इस तरह से कहानी सुनी थी कि उसे सच में ऐसा लग रहा था कि कहीं आसपास मेरे भूत ना हो। आप लोग भी ऐसा नहीं होता, कोई भूत की बात सुनो या तो फिर कोई मूवी वगैरह ऐसा देखो, उसके बाद आप रूम में अकेले बैठे हुए हो ना तो आपको यहाँ वहाँ डर लगता है कि कहीं सच में कुछ ऐसा तो नहीं है। लगता ही है, एक डर तो लगता ही है ऐसा। उस वक्त फुल मून डे था। जब वो ये महेंद्र ये बातें कर रहा था तब फुल मून डे था। अक्सर महेंद्र ऐसा फुल मून डे का डे होता है ना,
तब उस वक्त वो हमेशा खिड़की के पास रहकर वो चांद को देखता रहता, एकदम पूरा चांद होता उस दिन, और हमेशा तारीफ करता कि यार बहुत अच्छा नेचर है। लेकिन आज आज वो खिड़की के पास गया भी नहीं, उसे डर लग रहा था ऐसी है बाहर जो है वो अंधेरी रात में देखना। ठीक है ना, महेंद्र को आज सच में डर लगा कि उसे दूसरे दिन भी उसके मन में यही बातें घूम रही थी, लेकिन वो चुपचाप ऑफिस चला गया और अपने काम में लग गया। तो किसी काम में बिजी होने की वजह से उसका माइंड उस भूत की बातों से हट गया। 2-3 दिन हो गए, अब वो महेंद्र वो भूत की बातें भूल चुका था। तो उसे तो फिर से वही मन में आ गया कि हाँ भाई भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन 2-3 दिन बाद महेंद्र रात को सोया हुआ था कि तभी अचानक एक जोर से आवाज आई, किसी के चिल्लाने की, कोई जोर से आवाज आई। तो महेंद्र की नींद जो है वो अचानक से खुल गई, है ना, अचानक से खुल गई। उसके रूम के पास ही जो खिड़की थी ना, उसने देखा कि उसने ये सुना खिड़की के बाहर से किसी के रोने की आवाज आ रही थी। उसने पहले इग्नोर किया कि चलो कुछ भी नहीं होगा, होगा चलो कुछ भी, मैं क्यों ध्यान दूं। लेकिन धीरे धीरे वो रोने की आवाज और जैसे बढ़ने लगी। अब वो बाहर गया, वहां पर, तो बाहर देखा ना, तो बाहर कैसे फॉग था, एकदम धुंध जैसे होती है ना, फॉग था, कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। और इस फॉग के बीच में कोई एक लैंप के नीचे उसने कुछ अजीब सा जो है वो देखा, कुछ अजीब सी, कहता है ना, अजीब सा फिगर देखा। अब वो पता नहीं क्या था, कोई जानवर भी चल रहा हो तो भी ऐसा लगता है ना कि नहीं भाई कुछ वहां से पास हो रहा है। अब धुंध की वजह से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था कि भाई उससे जो है वो क्या वहां से जा रहा है, कौन है वहां पर, उसे कुछ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन उस फिगर को देखकर उसे सडनली ईश्वरन की बातें याद आ गई, और वो वहां पर जो है, कहते हैं ना, उसके तो पसीने छूट गए। उसे यही लगा कि वो जरूर कोई भूत है, कि उसने भूत को देख लिया। अब क्या था वो तो भाई वही जाने। ठीक है ना, हो सकता है कोई एनिमल भी, हो सकता है दूसरा कोई पर्सन भी ऐसे ही काम से जा रहा हो। जो रोने की आवाज थी, तो वहां पर कोई बिल्ली भी जैसे रोती है ना, तो भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई बच्चा या कोई इंसान रो रहा है कि नहीं, आवाजें वैसे ही आती है ना। तो वहां पे कोई रियल घोस्ट नहीं था, कोई भूत वगैरह तो था ही नहीं उसके मन में। लेकिन लेकिन जो है वो सच में डर गया, महेंद्र हद से ज्यादा डर गया था। उसने खुद को समझाया भी कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही कोई नजरों का धोखा होगा। लेकिन उसे पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन सुबह ही वो ऑफिस के लिए जाने लगा ना, तो वो ईश्वरन घर पे खाना बना रहा था। अब उसने जो है वो रात सुबह होते ही अपने अपने माइंड से वो बातें निकाल दी। वो ईश्वरन को कुछ नहीं बता रहा था कि भाई मैंने रात को कुछ ऐसा देखा या कुछ, उसने ईश्वरन को कुछ नहीं बताया। उसने अपने मन से बातें निकालने की कोशिश की, लेकिन एक डर तो था ना। शायद ये डर वो उसके फेस पर दिखाई दे रहा था, महेंद्र के चेहरे पर दिखाई दे रहा था कि आज वो थोड़ा सा डरा हुआ है। और इसका फायदा उस ईश्वरन ने उठाया। ईश्वरन ने उसको देखकर क्या कहा, उसने जो है वो ईश्वरन ने महेंद्र को कहा कि सर भाई मैंने जो है वो कल रात को फिर से उस भूत को देखा था, कि मैंने जो आपको उस भूत के बारे में बताया था ना, कि वो कल रात को फिर से मैंने हमारे घर के पास से गुजरते हुए देखा था। ईश्वरन ने ऐसे कह दिया। कैसे, उसने भी भले ही जो है वो ये मजाक में कहा, लेकिन लेकिन ये बात कहना था कि महेंद्र का डर तो अब हद से ज्यादा बढ़ गया। महेंद्र ने कहा कि हाँ भाई मैंने भी तो वही चीज देखी थी। उसके मन में तो आ गया ना कि मैंने भी तो खिड़की से वही चीज सुनी थी। अब तो महेंद्र का पूरा शरीर एकदम ठंडा हो गया, कैसे डर के मारे जो है वो लिटरली कांप गया। वो ऑन द स्पॉट जो है वो दफ्तर चला गया, मतलब अपने ऑफिस जो है वो चला गया वहां पर। और ऑफिस जाकर अपने रेजिग्नेशन लेटर ऑन द स्पॉट दे दिया, अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दिया उसने। अपनी कंपनी में उसने मना कर दिया कि मुझे इस कंपनी में काम नहीं करना है, मुझे इस सिटी में ही नहीं रहना है, मैं कोई दूसरी सिटी में जाकर काम करूंगा। उसे वो बात याद आ रही थी ना कि जिस फैक्ट्री में वो काम कर रहा है ना, इसी फैक्ट्री के पहले यहाँ पर कब्रिस्तान था। उसने कहानी सुनाई थी ना कि इस फैक्ट्री की जगह पर पहले कब्रिस्तान था। तो वो इतना डर गया कि उसने ऑन द स्पॉट मना कर दिया कि नहीं, मुझे ऐसी प्लेस पर रहना ही नहीं है, कि कुछ भी हो जाए मैं अब इस शहर में नहीं रहूंगा। उसने ऑफिस में रेजिग्नेशन लेटर देकर वो शहर ही उसने छोड़ दिया। बरोबर ना? ठीक है, ये स्टोरी यहाँ ऐसे कंप्लीट होती है। ओके, तो देखो आज जैसे हमने ये स्टोरी देखी ना इंग्लिश की, अब ऐसे ही इंग्लिश की दूसरी स्टोरीज हम लोग अगले वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।